हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार एएनएम जीएनएम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो 4 से 5 बार जो पिछली जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुई हैं उनमें रिपीट हुई हैं। और मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स अदर 8 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड। मैं फ़िलहाल एम्स में कार्यरत हूँ। तो ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस सीरीज़ को हम रेगुलर करेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना। और नोट्स हैं जो फ्री आपको उपलब्ध कराऊंगा, फ्री, एक पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, फ्री ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ दी जाएगी। कमेंट्स में बता देना। चलो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा, बीसीजी वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है। यानी बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। यानी बीसीजी वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। यानी बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती है वो किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, या ट्यूबरकुलोसिस को हम क्षय रोग भी बोलते हैं, इसके लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग के लिए। आगे इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हर क्वेश्चन से। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीजी की फुल फॉर्म जो होती है बेसिलस कालमेट गायरिन। बेसिलस कालमेट गायरिन। यानी एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। जितना भी जो मैटर आपको मैं दे रहा हूँ ये प्रीवियस में 4 से 5 बार आ चुका है, तो एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट गायरिन। वैक्सीन नवजात को जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। यानी बीसीजी वैक्सीन नवजात को कब दी जाती है? जन्म के तुरंत बाद, ताकि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से बचाव हो सके। ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, टीबी बोल दो, क्षय रोग बोल, एक ही बात है, इससे बचाव हो सके, इसलिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है बेसिलस कालमेट गायरिन। एक ही क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए और जो सारे रिपीट हुए हैं। आगे हम बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रसव के प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य प्रक्रिया क्या होती है। यानी प्रसव का जो प्रथम चरण होता है इसमें मुख्य प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा गर्भाशय गिरवा का पूर्ण प्रसार। यानी प्रसव के समय प्रथम चरण जो होता है वो होता है गर्भाशय गिरवा का पूर्ण प्रसार। आगे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इस चरण में सर्विक्स धीरे धीरे फैलकर 10 सेमी हो जाता है। यानी प्रसव के समय प्रथम चरण में गर्भाशय गिरवा का पूर्ण प्रसार जो होता है ना वो धीरे धीरे फैल कितना हो जाता है? 10 सेमी हो जाता है। आगे हम बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आयरन प्लस फोलिक एसिड गोली गर्भवती महिलाओं किस महीने से दी जाती है। यानी आयरन और फोलिक एसिड गोली गर्भवती महिलाओं किस महीने से दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी आप इस क्वेश्चन की स्टार लगा सकते हो, बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा महीना, 4th मंथ। एनीमिया से बचाव के लिए गर्भावस्था के चौथे महीने से IFA शुरू कर दी जाती है। IFA शुरू की जाती है, एनीमिया से बचाव के लिए दी जाती है। कौन से महीने में दी जाती है? चौथे महीने में दी जाती है। कौन से महीने में दी जाती है? चौथे महीनों में दी जाती है। और गोली का नाम क्या है? आयरन फोलिक एसिड। आयरन फोलिक एसिड एनीमिया से बचाव के लिए चौथे महीने में दी जाती है। आगे हम बात करें, ORS घोल में ग्लूकोज की सांद्रता कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पैरामेडिकल एग्जाम में। ORS घोल में ग्लूकोज की सांद्रता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 13.5 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर में 13.5 ग्राम होती है। WHO के अनुसार स्टैंडर्ड ORS पाउडर में 13.5 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर पानी में घोला जाता है। यानी जो WHO का जो आंकड़ा है उसके अनुसार ORS में 1 लीटर पानी में 13.5 ग्राम जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। आगे हम बात करें, 5वां जो क्वेश्चन हमारा वो है नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है। नर्सिंग जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्यांकन। नर्सिंग प्रोसेस में अंतिम चरण मूल्यांकन होता है, इसमें परिणामों का आकलन किया जाता है। ये नर्सिंग प्रोसेस में अंतिम चरण क्या होता है? मूल्यांकन होता है, और इसमें क्या होता है? परिणामों का आकलन किया जाता है। आगे हम बात करें, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं रेगुलर आपको कराऊंगा, लेकिन आप कमेंट्स में बता देना कि रेगुलर इस सीरीज को चलने थे। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, शानदार तरीके से कवर कराऊंगा। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्री एक्लेम्पसिया।
यह स्थिति गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन आने से पहचानी जाती है। इस अवस्था क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्पसिया। क्वेश्चन हमारा क्या था? गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया। आगे हम बात करें, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? नवजात जो शिशु होता है उसका सामान्य श्वसन दर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 40 से 80 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में नवजात शिशु होता है ना वो 40 से 60 बार सांस लेता है। नवजात शिशु में श्वसन दर 40 से 60 प्रति मिनट सामान्य मानी जाती है। कितनी होती है? 40 से 60। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, डेंगू में प्लेटलेट काउंट किस सीमा से नीचे जाने पर गंभीर माना जाता है? डेंगू में प्लेटलेट काउंट किस सीमा से नीचे जाने पर गंभीर माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? 20,000 mm³। प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे जाने पर रक्तस्राव खतरा पड़ जाता है और अस्पताल में भर्ती जरूरी है। यानी डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिर जाती हैं, तो 20,000 से कम अगर गिर जाती हैं, 20,000 हो जाती हैं, तो ये मामला गंभीर है। आगे हम बात करें, पोलियो का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? पोलियो किस जीवाणु कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो विषाणु या वायरस है। पोलियो किस कारण से होता है? विषाणु या वायरस के कारण होता है पोलियो वायरस नामक विषाणु से होता है जो स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन कवर करेंगे हम कि पोलियो किससे होता है? विषाणु या वायरस से होता है। कौन सा विषाणु या वायरस है? पोलियो वायरस नामक विषाणु है। पोलियो से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। आगे हम बात करें, गर्भवती महिलाओं के लिए रोजाना कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? यानी गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके लिए रोजाना कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? इसके लिए हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है वो है 1200 mg। यानी गर्भवती महिलाओं को हड्डियों और भ्रूण के विकास के लिए लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कितनी? 1200 मिलीग्राम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे हमने जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। इस चीज़ को रेगुलर किया जाए तो आप कमेंट से बता देना। बाकी जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और लाइक कर देना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।